हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, द एक्सटेंट ऑफ मनी ट्रांसफर टू स्टेट्स आउट ऑफ द शेयरेबल पूल ऑफ टैक्स कलेक्शन अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन फिक्स्ड एट। स्टेट्स का शेयर कितना है? स्टेट्स का शेयर है 41%। टोटल अगर हम अमाउंट देखें तो अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 42.2 लाख करोड़ की अमाउंट है, राइट। नेक्स्ट है, विद व्हाट सब्जेक्ट इज रघुराम राजन कमेटी कनेक्टेड? रघुराम राजन कमेटी जो थी ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स से कनेक्टेड है। ये जो रघुराम राजन कमेटी थी ये कब आई थी? ये आई थी 2007 में, राइट। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करी थी और साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है, if interest payments are subtracted from gross fiscal deficit the residuary will be। तो पीछे क्या बच जाएगा? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, राइट। अगर इसमें से अब ये जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है इसमें से हम नेट इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा? पीछे हमारे सामने आ जाएगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट है, एज कंपेयर टू द रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज रिमेन हायर। फिस्कल डेफिसिट हायर क्यों होता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट, राइट। तो ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट से तो फिर ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से हम कैपिटल डेफिसिट को माइनस करके हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, तभी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट से हायर है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है अगर हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू लोअर हो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू से, तो वो क्या होता है? वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोजेक्टेड रेवेन्यू रखा है 100 लाख करोड़ का, फॉर एग्जांपल, राइट। हमने बजट में क्या रखा है? रेवेन्यू डेफिसिट, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हमारा है 100 लाख करोड़ का, लेकिन हमें एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ है? एक्चुअल रेवेन्यू हमें हुआ है 90 लाख करोड़ का ही। तो यहाँ पे ये जो 10 लाख करोड़ का ये क्या है? ये हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, राइट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब हमारा एक्चुअल डेफिसिट प्रोजेक्टेड डेफिसिट से कम हो तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हायर क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से भी हम कैपिटल डेफिसिट को माइनस करके निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा होता है, राइट। Next है, who had suggested an imposition of expenditure tax in India for first time? फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर टैक्स का सुजेशन था, सुजेशन की बात हो रही है, किसने सुजेशन दिया था? तो सुजेशन दिया था कलदौर कमेटी ने। कलदौर कमेटी कब आई थी? ये कलदौर कमेटी आई थी 1953 में, राइट। 1953 में कलदौर कमेटी ने सुजेस्ट किया था एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में, राइट। फिर 1957 की अगर हम बात करें तो 1957 में टीटी कृष्णमचारी जो थे, टीटी कृष्णमचारी, राइट, कृष्णमचारी जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था एक्सपेंडिचर टैक्स वो इंट्रोड्यूस करा था। टीटी कृष्णमचारी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1957 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर टैक्स था वो इंट्रोड्यूस करा था, राइट। उसके बाद 1962 में कौन आए? मोरारजी देसाई, राइट। 1962 में जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने क्या किया? जो एक्सपेंडिचर टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया, एक्सपेंडिचर टैक्स को अबॉलिश कर दिया 1962 में। उसके बाद 1964 में फिर से जो एक्सपेंडिचर टैक्स था इसको रिवाइव कर दिया गया, वापस ले आए एक्सपेंडिचर टैक्स को, फिर से हम वापस ले आए।
उसके बाद 1966 में फिर से जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेंडिचर टैक्स को फिर से अबॉलिश कर दिया। एक्सपेंडिचर टैक्स फिर से अबॉलिश हो गया 1966 में। 1979 में इसको फिर से लाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो जो कोशिश थी वो फेल हो गई, राइट। तो कौन लाने की, 1979 में इसको मोरारजी देसाई ने फिर से लाने की कोशिश करी थी, लेकिन फेल हो गई। दोबारा से एक्सपेंडिचर टैक्स रिवाइव नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट है, इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिशिट इट इज इक्वल्स टू। अगर प्राइमरी डेफिशिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड कर दें तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा फिस्कल डेफिशिट, राइट। पीछे वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिशिट क्या था, ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। अब इन्होंने क्या करा कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में अगर हम नेट इंटरेस्ट पेमेंट को, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को इधर हम इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो वही है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वेल्थ टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स होता है जो एसेट्स पे टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1957 में। नेक्स्ट है, द रिकमेंडेशंस ऑफ केलकर टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद। जो केलकर कमेटी आई थी, केलकर टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं, इन्होंने किससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी टैक्सेस से रिलेटेड। 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी केलकर टास्क फोर्स में। किसके बेस, किस पे ये जो इनकी रिपोर्ट आई थी, इनकी रिपोर्ट आई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा डेफिसिट कौन सा है, तो वो है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज इज नॉट अंडर द यूरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये तीनों के तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की यूरिस्डिक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। तो इसमें से हमने बताना है कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते, राइट। तो वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज पे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पे टैक्स लगाया जाता है, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है। तो ये प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस पे लगाया जाता है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। तो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स होता है जो एसेट्स पे टैक्स लगाया जाता है। तो एसेट्स पे जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। फिर नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये जो विद इन द कंट्री जो प्रोडक्शन होती है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, राइट। एक्सपोर्ट पे जो टैक्स होता है बेसिकली, तो ये भी डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो 2 और 4 जो क्या है, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं एज इट इज, मैंने सीधे सीधे मैच करे हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स, बजट डेफिसिट, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो इसको आप एज इट इज रट्टा लगा सकते हो, क्योंकि अगर समझने बैठोगे तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो फॉर्मूले का रट्टा लगा के आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। तो कौन सी कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कौन थे, नरसिम्हा आरबीआई के गवर्नर थे 1991 में। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइट। तो उस टाइम पे जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी आई थी उसका नाम था नरसिम्हा कमेटी।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया स्टैंप ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर। स्टैंप ड्यूटीज क्या होती है? स्टैंप ड्यूटीज होती है जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे टैक्स लगाया जाता है, राइट। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाया जाता है, प्रॉपर्टी पे भी किस पे? प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटीज, राइट। तो अब स्टैंप ड्यूटीज लगाता कौन है? स्टैंप ड्यूटीज आर लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लिवाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, लिवाई करती है यूनियन गवर्नमेंट, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA। अब ये क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें क्या है? ये जो FRBA एक्ट था, ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2003 में। और इसमें बात क्या की करी गई थी? इसमें इन्होंने बोला था कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसको हमने रिड्यूस करना है। इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे हम इसमें रिडक्शन करनी है, और रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग इसमें जो थी रिकमेंडेशंस दी गई थी। और ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल था, ये तो एक्ट है ना, 2003 में तो एक्ट पास हो गया था, लेकिन इसका जो बिल था, ये बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे? ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिन्हा जी ने, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट है, ये प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस पे लगाया जाता है, राइट। तो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? वैल्यू एडेड टैक्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2005 को ये इंट्रोड्यूस करा गया था, और जुलाई 2017 में इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी से। अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे जीएसटी नहीं आया है, तो जिन सेक्टर्स में जीएसटी नहीं है वहां पे अभी भी वैट लगाया जाता है। अदरवाइज जो बाकी के जो मोस्टली हमारे सेक्टर है इकोनॉमी के, वहां पे जीएसटी लगाया जाता है, और जुलाई 2017 में इसको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया था, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अलग अलग पॉइंट पे प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस पे लगाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज अ टैक्स लिवाइड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। अलग अलग स्टेज पे वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, और इसका जो फाइनल बर्डन है वो किस पे जाता है? वो जाता है कस्टमर पे। तो इट इज अ टैक्स ऑन अ फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। और फाइनल जो बर्डन है, जितना भी टैक्स है, वो किस पे चला जाता है? कंज्यूमर पे, कंज्यूमर पे करता है। फोर्थ है, इट इज बेसिकली ए सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर द ओनली अ फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या है? इसमें फैसिलिटेट का काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली फैसिलिटेटर का काम करती है, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इसमें से हमने बताना है कि कौन से डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड आर डायरेक्ट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कौन सा होता है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है जैसे एम्प्लॉयज जो होते हैं, एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उन बेनिफिट्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको कंपनी ने कार दे रखी है आने जाने के लिए, तो उस कार पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में आ जाएगा। या उसके बच्चों को कोई एजुकेशनल फैसिलिटी दे रखी है, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे आ जाएगा, राइट। इंटरेस्ट टैक्स, जो हम इंटरेस्ट पे टैक्स देते हैं, ये डायरेक्ट में, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। इंटरेस्ट टैक्स, जो इंटरेस्ट पे हम टैक्स देते हैं, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस पे जो टैक्स लगता है, तो ये भी डायरेक्ट में ही आता है। तीनों टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
Next, which of the following is are among the noticeable features of the recommendation of the 15th Finance Commission? 15th Finance Commission recommendations will cover a period from 2021-22 to 25-26 and is headed by N.K. Singh, a senior member of BJP. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Second, the commission was set up to recommend the devolution of taxes and other fiscal matters for 5 fiscal years commencing from 1st of April 2020. राइट, तो ये 5 साल के लिए बना था. ये जो कमीशन आया था 5 साल के लिए आया था. Next, the commission's main task were to strengthen corporation federalism. कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, पब्लिक स्पेंडिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और फिस्कल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करनी है. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है. तो तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. राइट. तो इसके साथ ही हमारे पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.